हेलो बच्चों, आप सभी का कक्षा 11 के इतिहास की कक्षा में मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम फिर क्लास 11th के इतिहास का 5वां अध्याय यायावर साम्राज्य का चौथा भाग पढ़ेंगे। आपने पिछले 3 वीडियोज़ में मंगोलों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास के विषय में जाना और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो था इस अध्याय का, चंगेज़ खान, उनके विषय में आपने जाना। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चंगेज़ खान के बाद उनके पुत्रों ने कैसे मंगोलों के उस साम्राज्य को संभाला था, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम अपनी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है चंगेज़ खान के उपरांत मंगोल, यानी चंगेज़ खान की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों ने मंगोल साम्राज्य को कैसे संभाला था। आइए हम उसे जानें। बच्चों, आपने देखा कि चंगेज़ खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हो गई थी और उसकी मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य 2 चरणों में विभाजित हो गया था। पहला था 1236 से 1242 ईस्वी तक, जिसमें रूस के स्टेपी क्षेत्र, बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में मंगोलों ने भारी सफलता प्राप्त की। दूसरा चरण था 1255 से 1300 ईस्वी, जिसमें समस्त चीन, इराक, ईरान और सीरिया पर विजय प्राप्त की गई थी। इन अभियानों के पश्चात मंगोल साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता आ गई थी। इसका कारण ये था कि मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति शुरू हो गई थी और इस वजह से मंगोलों का सारा ध्यान जो है अपने उत्तराधिकार के युद्ध पर ज़्यादा हो गया था। आइए अब हम मंगोलों के सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन के विषय में बात करें। चंगेज़ खान ने उलूस नामक क्षेत्र का गठन करके 9 विजित क्षेत्रों के शासन का भार अपने चारों पुत्रों को सौंप दिया। बच्चों, उलूस शब्द किसी निश्चित भूभाग का प्रतीक नहीं था। चंगेज़ खान के साम्राज्य की सीमाओं ने अभी स्थिरता को प्राप्त नहीं किया था, क्योंकि उसकी सीमाएं बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील थी। चंगेज़ खान ने अपने सबसे बड़े पुत्र जोची को रूसी स्टेपी प्रदेश दे दिया, जिसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक था। चंगेज़ खान ने अपने दूसरे पुत्र को चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र और पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र दिया। चंगेज़ खान ने अपने सरदारों को संकेत दिया कि उसका तीसरा पुत्र ओगदेई महान खान की उपाधि के साथ उसका उत्तराधिकारी बनेगा। और इधर ओगदेई ने सिंहासनारोहण के बाद अपनी राजधानी काराकोरम में स्थापित कर ली और ऐसा माना जाता है कि 1227 से 1241 ईस्वी तक उसने शासन किया। चंगेज़ खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई को मंगोलिया की पैतृक भूमि प्राप्त हुई। गजन खान तोलुई का वंशज और पहला इलखानी शासक था। चंगेज़ खान का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए उसने अपने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ निर्धारित कर दी थीं, जो प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थीं। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का भी हिस्सा होता था, जिसमें परिवार राज्य के भविष्य के निर्णय, अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चारागाह भूमि और उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाने का प्रावधान बना हुआ था। चंगेज़ खान के समय संचार पद्धति। चंगेज़ खान ने हरकारा पद्धति नामक प्रमुख संचार पद्धति को अपनाया था। इसके माध्यम से राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क बनाए रखा जाता था। इस पद्धति के अंतर्गत निश्चित दूरी पर बनाए गए चौकियों में शक्तिशाली घोड़ों तथा घुड़सवार संदेशवाहकों को रखा जाता था। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल या यावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े या अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे और इसे कुबकुर कर कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इस कर को ये यावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे और इससे उन्हें अनेक लाभ भी प्राप्त होते थे। चंगेज़ खान की मृत्यु के उपरांत इस हरकारा पद्धति में और भी सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति और विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी और
इससे महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में सहायता मिलती थी। मंगोलों के समय में रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रूट कहा जाता था, पर व्यापारिक एवं भ्रमणकारी गतिविधियों में वृद्धि हुई, किंतु अब जो है पहले की तरह व्यापारिक मार्ग चीन में ख़त्म न होकर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम तक पहुंच गया था। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा की आवश्यकता को देखते हुए यात्रियों को पास जारी किए जाते थे। इन पासों को फारसी भाषा में पैजा कहा जाता था और मंगोल भाषा में जेरेज कहा जाता था। लेकिन जिन व्यापारियों को ये सुविधा दी जाती थी, उसके बदले में उनसे बाज नामक कर लिया जाता था। अगला टॉपिक है हमारा चंगेज खान द्वारा परिसंघ की स्थापना। परिसंघ यानी फेडरेशन। चंगेज खान ने तुर्की और मंगोलों को मिलाकर एक परिसंघ बनाया, जो 5वीं शताब्दी के शासक अट्टिला द्वारा बनाए गए परिसंघ से काफ़ी बड़ा था। चंगेज खान की ये परिसंघीय व्यवस्था चीन, ईरान और पूर्वी यूरोपीय देशों की उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का सामना करने में सक्षम थी। ऐसा माना जाता है कि मंगोलों में राजनीतिक संगठन की शुरुआत परिसंघ के निर्माण के साथ ही प्रारंभ हुई थी। अगला टॉपिक है चंगेज खान के वंशजों में आंतरिक विक्षोभ। चंगेज खान के प्रथम 2 पीढ़ियों जोची और ओगोदेई के उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए, जिसके कारण परिवार में आंतरिक राजनीति विकसित होने लगी। आंतरिक कलह के कारण मंगोलों की पराजय और तोलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर रुचि से पश्चिम की ओर मंगोलों का विस्तार रुक गया। मोंके द्वारा ईरान का जो अभियान किया गया था वो आंतरिक कलह के कारण ही सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उस आंतरिक कलह के कारण उसके पास पर्याप्त सेना नहीं थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि मंगोलों की पराजय हुई थी। 1260 के दशक में तोलुई के वंशजों ने चीन में अपने हितों की पूर्ति करने का प्रयास किया, तो चीन ने भी अपने सैनिक और रसद सामग्रियों को मंगोलों के प्रमुख भागों में भेजा। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने अपर्याप्त सेना भेजी। मंगोल राजवंश की आंतरिक कलह ने उनका ध्यान यूरोपीय अभियानों से हटा दिया और पश्चिम में मंगोलों का विस्तार रुक गया, और इस विस्तार के रुकने से चीन का एकीकृत रूप सामने आया। अगला टॉपिक है हमारा चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान। बच्चों, चंगेज खान मंगोलों के लिए सर्वाधिक महान शासक था। उसने शिकार संग्राहक एवं पशुपालक यायावर को संगठित किया, उन्हें दीर्घकालीन कबीलाई लड़ाइयों एवं चीनियों के शोषण से मुक्त कराया था तथा एक विशाल साम्राज्य की आधारशिला रखी थी। 13वीं सदी में चीन, ईरान तथा पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में मंगोलों को भय एवं घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन इन सब के पश्चात जब चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की तो धीरे धीरे मंगोलों के इन गुणों के अतिरिक्त अन्य बातों पर भी लोगों का ध्यान गया। चंगेज खान ने व्यापार के रास्तों एवं बाजारों को पुनर्स्थापित किया, जिससे प्रभावित होकर अनेकों लोग मार्को पोलो की तरह, मार्को पोलो एक समुद्री नाविक था, दूर की यात्रा के प्रति आकर्षित हुए। मंगोल शासकों ने धर्म सहिष्णुता की नीति को भी अपनाया था और इसी का परिचय देते हुए प्रशासनिक एवं अन्य विभागों में सभी जातियों और धर्मों के लोगों को नियुक्त किया। मैंने आपको बताया था कि मंगोल शासक स्वयं भी बौद्ध, ईसाई तथा इस्लाम जैसे धर्मों को मानने वाले थे, लेकिन इन्होंने शासन के मामले में धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन किया था। मंगोल शासकों ने एक ऐसी शासन प्रणाली का निर्माण किया जिससे उनके साम्राज्य को राष्ट्रीय साम्राज्य बना दिया। 14वीं शताब्दी के अंत में तैमूर लंग स्वयं को राजा घोषित करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा इस संकोच में रहा कि मैं चंगेज खान का वंशज नहीं हूँ। तैमूर लंग ने अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की घोषणा करते समय स्वयं को चंगेज खान के परिवार का
दामाद बताया। बच्चों, इस तरह से देखा जाए तो आज दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद भी मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और उस राष्ट्र में चंगेज़ खान को एक महान राष्ट्रनायक के रूप में लिया गया है और उसका सार्वजनिक रूप से सम्मान भी किया जाता है और उसकी उपलब्धियों का वर्णन भी बड़े गर्व के साथ वहाँ पर किया जाता है। मंगोलिया के इतिहास में चंगेज़ खान को एक राष्ट्रनायक के रूप में बताया गया है। बच्चों, इस तरह से आज आपका ये अध्याय समाप्त हो गया। मैंने इसके 4 वीडियो बनाकर आपको इस अध्याय को समझाने की कोशिश की है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।